नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं पेपर 4 की थर्ड यूनिट। इससे जो लेक्चर्स हैं हमारी पेपर थर्ड फोर्थ की फर्स्ट यूनिट, पेपर फोर्थ की सेकंड यूनिट मैंने आपको पहले करा दी है। थिंकर्स वगैरह सारी चीज़ें हमारी हो चुकी हैं। अब आती है हमारी पेपर 4 की थर्ड यूनिट, जिसमें मानवीय आवश्यकताएं एवं अभिप्रेरणा, लोक प्रशासन में नैतिक सद्गुण, ये वाली पूरी यूनिट हमारी इसमें कंप्लीट करेंगे। आप टॉपिक सामने रखें मेंस के सिलेबस का और मेरे क्वेश्चंस देखते जाएं। ऐसा आपको एक भी टॉपिक, एक भी आंसर या फिर एक भी मतलब उसमें जो हेडिंग लिखी हुई है सिलेबस में, एक भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि मैंने ये कवर नहीं किया। आप तो देखें, सामने सिलेबस रखें और अपने फिर क्वेश्चंस देखें, ठीक है। तो अगर मैं सबसे पहले एक चीज़ बता देता हूँ कि अगर इससे पहले की 2 वीडियो नहीं देखी है तो सबसे पहले वो देख लो। पेपर 4 हमारा यहाँ कंप्लीट हो जाएगा आज। अब ये थर्ड यूनिट है, अभी थोड़ी देर बाद ही मैं फोर्थ यूनिट की वीडियो डाल रहा हूँ, तो फोर्थ यूनिट भी कंप्लीट हो जाएगी आपकी पेपर 4 की, ठीक है। तो अभिरुचि के बारे में बात करने वाले हैं। किसी विशेष क्षेत्र में ज्ञान या कौशल प्राप्त करने की अर्जित क्षमता। अभिरुचि क्या है? देखो, अर्जित क्षमता है, ये जन्मजात भी हो सकती है। तो किसी विशेष क्षेत्र में ज्ञान या कौशल प्राप्त करने की एक अर्जित क्षमता, एक ऐसी अर्जित क्षमता जो कि जन्मजात भी हो सकती है और इसे अर्जित भी किया जा सकता है, उसे हम अभिरुचि कहते हैं। जैसे उदाहरण, सचिन तेंदुलकर ने क्रिकेट के क्षेत्र में जो क्षमताएं हासिल की हैं, जो कौशल प्राप्त किया है, वो उन्होंने अर्जित किया है ना, प्रैक्टिस की है, तो वो है अभिरुचि। यानी कि उनका उस क्षेत्र में बहुत रुचि थी और उस पर विशेष रूप से उन्होंने काम किया, तो उसे अभिरुचि बना दिया, ठीक है। नेक्स्ट है अपना अभिप्रेरणा। तो अभिप्रेरणा का 3 मार्कर है कि ऐसी भावना या इच्छाएं जो किसी व्यक्ति की इच्छा को ऐसे परिवर्तित कर दे कि वह व्यक्ति अपने कार्य करने को प्रेरित कर दे। मतलब कुछ भी कार्य करने को, जैसे मोटिवेशन है, जैसे बोलते हैं ना माउंटेन ड्यू, डर के आगे जीते। तो यार ऐसा एड बनाया है ना, ऐसा एड बनाया है कि मतलब इतना डर के आगे जीते। आप कुछ भी डर आपको लग रहा होगा, माउंटेन ड्यू पर पियेंगे तो आप जीत जाएंगे उस चीज़ में। आप रनिंग कर रहे होंगे, आपको ऐसा लगेगा कि नहीं यार मैं नहीं जीत पाऊंगा, मैं नहीं जीत पाऊंगा, इतने सारे लोग हैं, बहुत टाइम से लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं रनिंग। तो माउंटेन ड्यू वाले ने ऐसा ऐड बनाया है कि यार सलमान खान लेता है ड्यू पीता और पहाड़ों पर ट्रक व्रक पे चढ़ते हुए नीचे से डर के आगे जीते। तो वो है मोटिवेशन, है ना। किसी चीज़ को, किसी काम को करने के लिए मोटिवेशन, किसी व्यक्ति को ऐसे मतलब उसकी इच्छाओं को ऐसे मतलब परिवर्तित कर देना, ऐसे चेंज कर देना कि वो व्यक्ति उस काम को ईजिली कर ले, दैट इज कॉल्ड मोटिवेशन। नेक्स्ट आता है आपका कि अभिप्रेरणा, यानी कि मोटिवेशन की विशेषताएं बताओ। तो अभिप्रेरणा कैसी होती है? एक सतत प्रक्रिया है, मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि है, एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है। अब भाई ऐसा है ना, मन में ही तो धारणा बैठी कि नहीं यार मैं ऐसा करूंगा तो मैं ये कर लूंगा। अब ऐसा नहीं, मोटिवेशन मन से ही हुआ ना, मनोवैज्ञानिक अवधारणा है। व्यक्ति की कार्य क्षमता और कुशलता में वृद्धि करती है, वही कार्य क्षमता कुशलता में वृद्धि करती है। अभिप्रेरणा संतुष्टि का कारण नहीं है बल्कि परिणाम है। अभिप्रेरणा क्या है कि एक संतुष्टि नहीं है बल्कि परिणाम है। मोटिवेशन क्या है? एक परिणाम, एक रिजल्ट है। तो ये विशेषताएं हो गई, आप देख लो। अब 1 2 3 4 5 मार्कर के हिसाब से कंटेंट हो गया। 3 मार्कर में आया, 2 से 3 लिखे आना, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट है आपका अभिप्रेरणा का महत्व या आवश्यकताओं को बताइए। तो अभिप्रेरणा निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायक होती है, यानी कि आपने जो लक्ष्य निर्धारित कर रखे हैं उनको पाने में सहायक होती है। आपको दिक्कत आ रही है कि नहीं यार मैंने वो टारगेट तो फिक्स कर लिया लेकिन मैं नहीं कर रहा, तो उसके लिए मोटिवेशन चाहिए। सुबह 5 बजे उठ के पढ़ने के लिए मोटिवेशन चाहिए। किस लिए मोटिवेशन चाहिए? कि नहीं यार मैं पढ़ूंगा लिखूंगा तभी कुछ बनूंगा, मुझे अपनी फैमिली के लिए कुछ करना है, मुझे अपने पेरेंट्स के लिए कुछ करना है। तो ये चीज़ ही तो हमारी मोटिवेशन है, और क्या है। तो अब ये क्या बोला है कि अभिप्रेरणा निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति में सहायक है। अब देखो, आवश्यकताएं और विशेषताएं कुछ अलग तो है नहीं है ना। जो विशेषताएं हैं उनमें से बहुत सारे पॉइंट ऐसे होंगे जो हमारे आवश्यकताओं में बन जाएंगे। तो ये मैंने अभी आपको ऊपर विशेषताएं जो आवश्यकता दिख रहे हो, अभिप्रेरणा की विशेषताएं, अभिप्रेरणा की विशेषताएं भी बता दिया था मैंने कि सतत प्रक्रिया है, मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए आवश्यक है। सेम चीज़ उसमें आप कर सकते हैं विशेषताओं में भी। तो अभिप्रेरणा निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति में सहायक है, कार्य संतुष्टि में वृद्धि करती है, मनोबल में वृद्धि करती है। आपका जो मनोबल है उसको बढ़ाती है, तभी तो आप कुछ काम करने के लिए प्रेरित होते हो ना। संसाधनों का सदुपयोग कराती है। आपके पास संसाधन तो है लेकिन आप लेजी हैं, बैठे हैं आराम से, कुछ कर ही नहीं रहे, तो उसके लिए कुछ मोटिवेशन चाहिए। अब देखो, बुक्स भी हैं, किताबें भी हैं, पेन भी है, डॉट भी है, घड़ी भी है, सुबह अलार्म लगा के 5 बजे उठा देती है, सब कुछ रखा है, लेकिन बस पढ़ नहीं पा रहे हैं, उठ नहीं पा रहे हैं। तो एक मोटिवेशन चाहिए उसके लिए, तो मनोबल को बढ़ाती है। संसाधनों का सदुपयोग, कर्मचारियों की अनुपस्थिति में कमी, सामूहिक भावना का विकास करती है। कर्मचारियों का स्वैच्छिक सहयोग, इच्छा से अपना काम करने पसंद करते हैं ना कर्मचारी, उनके अंदर मोटिवेशन आ जाता है किसी चीज़ का, तो कि यार अगर अच्छे से काम करेंगे तो बोनस मिलेगा, ये वाला मोटिवेशन, वो भी मोटिवेशन, आर्थिक मोटिवेशन है। कर्मचारियों के मनोबल को ऊंचा रखने में सहायक होती है। अब कर्मचारियों के मनोबल जो है उसको ऊंचा रखने में सहायक होता है, तो मोटिवेशन बहुत प्रकार से ज़रूरी है ना। नेक्स्ट है आपका कि अभिप्रेरणा की तकनीकें बताओ। देखो, अब तकनीकें मैंने अभी थोड़ी देर बताया कि वित्तीय मोटिवेशन, जो बोनस वगैरह मिल रहा है, सैलरी मिल रही है, ये सब वित्तीय अभिप्रेरणा हो गई। एक हो गई अभिवृत्तीय, मतलब अवित्तीय मतलब जिसमें कि आपको पैसों के लिए नहीं है, पुरस्कार मिल रहा है इन चीज़ों के लिए। देखो अवित्तीय है ना, यार बोल नहीं पा रहा हूँ, थोड़ा सा अवित्तीय एकदम से बोल नहीं पा रहा है। अभिप्रेरित करने के लिए जिन संसाधनों का उपयोग किया जाता है, जैसे वित्तीय, तो वेतन, बोनस, पेंशन, भविष्य निधि, यह सर्वाधिक सत्य है क्योंकि वित्तीय अभिप्रेरणा अवित्तीय से ज़्यादा असरदार है। ठीक है, जब पैसा मिलता है ना इंसान को कि भाई पैसा मिलेगा, तो वो ज़्यादा मोटिवेट होता है इंसान।
नेक्स्ट आपका अवित्तीय, तो वही किसी चीज़ में पद मिल जाना, सेवा सुरक्षा, अधिकार प्रोत्साहन, कोई पुरस्कार मिलना किसी चीज़ में, है ना, वो है बंधन में सहभागिता। ये सारी चीज़ें जो हैं वो उसमें आ जाती। नेक्स्ट अपना है कि अभिप्रेरणा के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ विचारधारा मोस्टली, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यार। मोस्टली की विचारधारा मोटिवेशन यानी अभिप्रेरणा के क्षेत्र में एक सार्वभौमिक विचारधारा है जिसमें बहुत बार क्वेश्चन बने हैं। लगभग 2015 या 16 में कब आया था क्वेश्चन, ऐसे कुछ भी आया था एक बारी, पीएससी में आ चुका है। अदर पीएससी जो कि नीति शास्त्र को कवर करती हैं ना, वहाँ भी इस क्वेश्चन में 1 से 2 बार आ चुका है मेंस में। तो मोस्टली की जो अनुसार है, मोस्टली के अनुसार ये देखो, ये जो चीज़ है यह, एक सेकंड को, ये क्या लिखा है मोस्टली, हाँ, मोस्टली के अनुसार यदि ये पता कर लिया जाए कि किस कर्मचारी की क्या ज़रूरतें हैं, मतलब किसको क्या चाहिए, ये पता कर लो और उसको जो चाहिए वो आप दे दो तो आपका काम हो जाएगा। दैट इज़ कॉल्ड मोस्टली की मतलब विचारधारा यही थी। देखो पूरा पढ़ लेते हैं कि मोस्टली के अनुसार ये पता कर लिया जाए कि किस कर्मचारी की क्या ज़रूरी आवश्यकता है और उसे पूरा कर दिया जाए, यह उसे अभिप्रेरित करती हैं। ये चीज़ों से कर्मचारी को अभिप्रेरित करती है। इसके अनुसार व्यक्ति की 5 क्रमबद्ध आवश्यकताएं मोस्टली ने बताई हैं। कौन कौन सी, ये मैंने इस तरह से आपको समझा दिया है। एक है अविश्वास की आवश्यकता, एक है अहंकारी आवश्यकता, है ना, एक है ये, अब ये तो हुई उच्च स्तरीय आवश्यकताएं। निम्न स्तरीय आवश्यकताएं क्या हैं? सामाजिक आवश्यकता, सुरक्षात्मक आवश्यकता, शारीरिक आवश्यकता। ये सामाजिक, या तो उसे किसी प्रकार की कोई सामाजिक प्रतिष्ठा चाहिए, सुरक्षा चाहिए किसी प्रकार की, कोई शारीरिक आवश्यकता उसे पूरी करनी है, तो ये तो हो गई निम्न स्तरीय आवश्यकता, और ये हो गई आपकी उच्च स्तरीय आवश्यकता। तो ये है मोस्टली की विचारधारा जो मोस्टली के अनुसार अभी प्रेरणा यानी कि मोटिवेशन के लिए जो मतलब मत था, यानी कि जो उसकी विचारधारा थी, जो उसकी आवश्यकताएं थी, वो ये उसने बताई कि व्यक्ति को ये चीज़ें चाहिए अगर उसको अभिप्रेरित करना है, आपको मोटिवेट करना है। तो ये आपको सेम इसी तरह बना के आ जाना है। ये 5 मार्कर के हिसाब के क्वेश्चन है, 3 मार्कर में आ जाता है, तो आप सिर्फ इतना ही लिख के आ जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कि अभिप्रेरणा के प्रकार। अब भैया टाइप्स बता दो कि टाइप्स क्या है अभिप्रेरणा के। 3 मार्कर का क्वेश्चन है, अभिप्रेरणा के टाइप्स बता दो। तो अभिप्रेरणा जन्मजात होती है, एक तो जन्म से होती है, जैसे कि भूख लगना, प्यास लगना। तो इंसान किसके लिए काम कर रहा है भाई? पेट के लिए काम कर रहा है ना। बोलते हैं ना कि क्या है भाई, ये पाप ही पेट है, इसके लिए काम कर रहे हैं, दिन रात लगे हुए हैं। तो वो चीज़ हो गई एक तो। सेकंड हो गई कि अर्जित, एक तो जन्मजात है, एक अर्जित है, 2 प्रकार की होती है। तो अर्जित क्या है? सामाजिक रूप से अपने आप को श्रेष्ठ बनाने के लिए अर्जित करनी पड़ती हैं योग्यताएं। समाज में अपने आप को श्रेष्ठ बनाने के लिए इंग्लिश सीखना है अपन, तो ये हमने मोटिवेशन मिला इंग्लिश सीख रहा है। क्यों? क्योंकि समाज में सब लोग इंग्लिश बोल रहे हैं, इंग्लिश में बात कर रहे हैं। कल मतलब होता है ना, बहुत सारे पेरेंट्स इसलिए इंग्लिश सीख रहे हैं कि भाई कल को हमारे बच्चे जो होंगे तो हमें कहीं ऐसा ना हो उसमें हमसे वो बात ही नहीं कर पा रहे, उनको इंग्लिश मीडियम स्कूल में स्टार्टिंग से पढ़ना है, तो वो भी चीज़ें एक है ना। तो सब कोई बिजनेस के लिए सीख रहा है कि भाई बिजनेस में मुझे कुछ बेहतर करना है, तो जब मैं क्लाइंट से इंटरेक्ट करूँगा तो वहाँ ज़रूरत पड़ेगी। तो सामाजिक चीज़ें हैं ये, ठीक है। इसमें अभी मतलब अभिप्रेरणा के प्रकार ये 2 प्रकार के, जन्मजात और एक अर्जित हो गई। तो जन्मजात कैसी, अर्जित, ये मैं आपको बता दिया। नेक्स्ट आपकी पारदर्शिता। तो पारदर्शिता यानी कि ट्रांसपेरेंसी की बात हो रही है कि शासन पद्धति में नागरिकों द्वारा प्रत्येक वर्ग व निर्णय को जानने की स्वतंत्रता। नागरिकों के द्वारा प्रत्येक कार्य एवं निर्णय जो लिए जा रहे हैं शासन में, उनको जानने की स्वतंत्रता। जैसे आरटीआई, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 में जो आया था ना, वो भी आरटीआई से संबंधित है, तो वो भी पारदर्शिता को सुनिश्चित करता है। तो उसे ही हम सुशासन का प्रमुख लक्षण है ये, उसे ही हम पारदर्शिता कहते हैं कि भाई चल क्या रहा है, प्रोसेस क्या चल रही है, कहाँ तक कोई काम, कोई योजना पास हुई तो वो कितनी पास हो गई, कहाँ तक वो योजना पहुँची, है ना, क्रियान्वयन उसका कहाँ तक हुआ, तो वो चीज़ का पता लगना ही पारदर्शिता है। ये शासन में बहुत ज़रूरी है, जिससे भ्रष्टाचार कम होता है ना। नेक्स्ट आपका कि नैतिक मूल्य। वे मूल्य जो व्यक्ति के आचरण एवं चरित्र निर्माण में सहायक होते हैं, नैतिक मूल्य कहलाते हैं। व्यक्ति समाज में सम्मान प्राप्त करता है। नैतिक मूल्य अच्छे मूल्य होंगे तो आप व्यक्ति समाज में क्या करेगा? व्यक्ति समाज में सम्मान प्राप्त करेगा। 3 मार्कर के हिसाब का क्वेश्चन है, आराम से आप लिख के आएंगे, बढ़िया अच्छे नंबर मिलेंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है डेफिनेशन में। नेक्स्ट है मानवीय मूल्य। तो वे मूल्य जो मानव को व्यवहार और कार्यों को मार्गदर्शित करते हैं, मानव जीवन को गरिमापूर्ण जीवन बनाते हैं, जीवन के उद्देश्य, जो जीवन का उद्देश्य है उसे प्राप्त करने के लिए आवश्यक होते हैं, उनको हम मानवीय मूल्य कहते हैं। नेक्स्ट है कि लोक प्रशासन में नैतिक सद्गुण क्या हैं। तो लोक प्रशासन में नैतिक सद्गुण देखो, सत्यनिष्ठा, उत्तरदायित्व, पारदर्शिता, ये जो लोक प्रशासन में नैतिक मूल्य हैं, ठीक है। ये आपके नैतिक मूल्य हो गए। लोक सेवक हेतु आचरण संहिता। तो आचरण संहिता के बारे में बताना है, जो एक लॉ है, जो लॉ बुक होती है, क्या नियम होने चाहिए, कैसे लोक सेवक चलेंगे, क्या उनकी मतलब उनकी जो, जैसे कि एक चीज़ है, देखो मैं बताता हूँ, किस चीज़ को कैसे सॉल्व करेंगे, अगर किसी व्यक्ति ने ये काम कर दिया तो उसे कैसे पकड़ा जाएगा, क्या प्रक्रिया होगी, उसकी सज़ा देने की प्रक्रिया क्या होगी, ये सारी चीज़ें होती है ना। ये एक रूल बुक होती है, आचरण संहिता नहीं, एक रूल बुक होती है जिसके अनुसार सारी चीज़ें चलती हैं। अब देखो क्वेश्चन देख लेंगे कि अनुच्छेद 309 के अनुसार राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि आचरण संहिता
कि लोक सेवक के लिए नियम बनाए, ठीक है, नियमावली तैयार करे, लोक सेवक हेतु एक नियमावली तैयार करे, ये राष्ट्रपति को अधिकार है अनुच्छेद 309 के अकॉर्डिंग। किसी संगठन समाज को नियोजित या निर्देशित करने के लिए बनाए गए नियम, अभी बताया कि एक लॉ बुक होती है कि भैया कोई संगठन है, जैसे पुलिस एक संगठन है ना, लोक सेवकों के द्वारा मतलब एक समाज को निर्देशित करना है ना, रेगुलेट करने के लिए, जो निर्देशित करने के लिए, नियोजित करने के लिए जो नियम बनाए जाते हैं, उन नियमों को इकट्ठा एक बुक में कंपाइल कर दिया जाता है, उसे ही बोलते हैं हम आचरण संहिता। लोक सेवक हेतु आचरण संहिता निम्न प्रकार से होती है, कैसे? समस्त नागरिक गतिविधियों पर प्रतिबंध सिर्फ मत दे सकता है, एक सेकंड, समस्त नागरिक गतिविधियों पर प्रतिबंध, हाँ देखो, लोक सेवक हेतु आचरण संहिता क्या है कि समस्त राजनीतिक गतिविधियों, अब जो लोक सेवक है ना उसकी सारी जो राजनीतिक गतिविधियां हैं ना उस पर प्रतिबंध है, सिर्फ वो क्या दे सकता है, सिर्फ अपना वोट दे सकता है, जो व्यक्ति उसे पसंद है या जो भी मतलब पार्टी उसे पसंद है, क्योंकि वो गुप्त मतदान होता है, तो वहाँ जाके आप अपना वोट दे सकते हो, बाकी आप किसी भी राजनीतिक दल के लिए तटस्थ नहीं हो सकते, ठीक है। उपहार लेने पर लोक सेवक उपहार नहीं ले सकता किसी से भी, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कि तात्कालिक सरकारी नीतियों की आप आलोचना नहीं कर सकते हैं, जो आलोचना आप करेंगे कि जो सरकार जो बन रही है, क्योंकि आप सरकार के लिए तो काम कर रहे हैं, आपका काम है उन नीतियों का क्रियान्वयन कराना, आप उनकी आलोचना नहीं कर सकते हैं। संविधान, विधि, नियमों, विनियमों, इन सब का पालन करना, तटस्थता, निष्पक्षता बनाए रखना, ठीक है, सत्यनिष्ठा तथा अनुशासन से कार्य करना, उत्तरदायित्व एवं पारदर्शिता की भावना बनाए रखना। तो ये हैं आपके लोक प्रशासन की आचरण संहिता, यानी कि ये लॉ बनाए गए, नियम बनाए गए कि भाई आपको इस तरह से काम करना है। आचरण संहिता की आवश्यकता क्यों पड़ती है इस रूल बुक की आवश्यकता? तो प्रशासनिक नियमों के प्रबंधन के लिए, सत्ता के दुरुपयोग को रोकने के लिए। अब कोई कैसे भी कुछ भी काम करेगा तो नहीं करना ना, उस तरह से कि एक रूल बुक आ जाएगी, एक नियमावली आ जाएगी कि भाई इस तरह से ही ये काम होगा। जनता के समक्ष आदर्श प्रस्तुत होना कि भाई इसी तरह काम होता है, सबके साथ बराबर का व्यवहार किया जाएगा, चाहे कोई कितना भी मतलब बड़ी पोस्ट का व्यक्ति हो, चाहे कोई कितना भी गरीब व्यक्ति हो, चाहे कोई कितना भी अमीर व्यक्ति हो, तो ये आदर्श प्रस्तुत करना। समानता की भावना विकसित करना, सभी को नियमों के अनुसार कार्य करने के लिए प्रेरणा, प्रशासनिक दक्षता के लिए बनाई जाती है भैया आचरण संहिता। नेक्स्ट है कि राजनीतिक तटस्थता बनाए रखने के लिए भी आचरण संहिता आवश्यक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि नैतिक मार्गदर्शन के रूप में अंतरात्मा। देखो आप टॉपिक पढ़ रहे होगे, साथ साथ सिलेबस सामने रख लो, ये देख लो आप टॉपिक उसमें दिया है कि नहीं दिया है। पिछले जितने भी मैंने टॉपिक अभी तक आपको कवर करा दिए हैं या जितनी डेफिनेशन लिखवा दी है, 3 मार्कर के हिसाब से कम है क्या कंटेंट? बहुत कंटेंट है, आप उस क्वेश्चन को 5 मार्कर तक भी आराम से एलिब्रेट कर सकते हैं। और जितने भी टॉपिक उसमें दिए हैं सारे मैं कवर करा रहा हूँ यहाँ पे, है ना। नैतिक मार्गदर्शन के रूप में अंतरात्मा, तो अंतरात्मा सही गलत की पहचान करने की आंतरिक शक्ति है। क्या है अंतरात्मा? क्या है? आंतरिक शक्ति है। अंतरात्मा पारिवारिक पृष्ठभूमि, धर्म, संस्कृति, इन सबसे प्रभावित है। यानी कि हमें कहाँ से मिली है, इसका कोई तार्किक कारण थोड़ी ना है कि भाई तर्क के आधार पर हमारी अंतरात्मा से कोई आवाज़ आ रही है। तो भाई ये हमने जो बचपन से सीखा है, जो हमारे धर्म की जो अच्छाइयाँ हैं, जो हमने संस्कृति जो अपने परिवार से, अपनी सोसाइटी से सीखी है, वही हमारी अंतरात्मा की आवाज़ होती है। यह विपरीत परिणाम होने पर पक्षपात को जन्म देती है। नेक्स्ट है आपका कि अंतरात्मा को मार्गदर्शन के रूप में समझाइए। तो अंतरात्मा हमारा जो मार्गदर्शन है ना वो कैसे करती है? जब भी हम कोई गलत काम कर रहे हैं तो अंदर से एक आवाज़ आती है, नहीं यार ये चीज़ शायद गलत है, मैं कहीं ना कहीं कुछ गलत कर रहा हूँ ना। क्यों? क्योंकि हमें वो पारिवारिक रूप से सिखाया गया है ना, हमारे धर्म ने, हमारी संस्कृति ने हमें ये चीज़ सिखाई गई है कि नहीं किसी की जान लेना गलत चीज़ है। या फिर जैसे कि मैं जनरल एग्जाम्पल लेता हूँ, जैसे कि जैन लोग हैं, है ना, जैन धर्म में मतलब भाई ये चीज़ बोली गई है उनकी बुक्स में, महावीर स्वामी जी ने, कि अहिंसा मत करो, है ना, हमेशा झूठ बोलो, चोरी मत करो। तो उनको स्टार्टिंग से बुक्स पढ़ी है ना उन्होंने, अपनी पाठशाला में जब शिक्षा ली है तो उनको वो चीज़ बताई गई। तो कहीं ना कहीं एक बार तो अंतरात्मा से आ जाएगी, यार ये चोरी करना गलत बात है, हमें बताई गई थी। तो वो है अंतरात्मा की आवाज़, ठीक है। जहाँ मार्गदर्शन शक्तियों का प्रयोग करना होता है वहाँ अंतरात्मा ही सर्वोच्च है। जहाँ विवेकाधीन, जो विवेक के अनुसार आपके विवेकाधीन शक्तियाँ होती है ना, जहाँ आपको विवेक से निर्णय लेना होता है, वहाँ पर अंतरात्मा ही आपका जो है विकल्प होती है, सर्वोत्तम विकल्प या सर्वोत्तम माध्यम अंतरात्मा ही है। जहाँ नियमों की अस्पष्टता हो, किसी चीज़ का कोई नियम ही नहीं बना, अब आप कैसे वहाँ पे डिसीजन लेंगे? तो आप अंतरात्मा की आवाज़ से तो वहाँ पे डिसीजन लेंगे। नेक्स्ट है कि जब किसी समस्या के लिए ना कोई कानून हो ना कोई पूर्व उदाहरण हो, तो वही चीज़, किसी चीज़ का कोई नियम नहीं बना। सेम क्वेश्चन, तत्काल निर्णय लेते समय, अब तत्काल निर्णय आपको याद ही नहीं आ रहा कि भाई क्या नियम, क्या कानून, क्या लगाएं, इंस्टेंट डिसीजन लेना है, तो आप अंतरात्मा की आवाज़ पर ही लेंगे उसे। अतः अंतरात्मा कानून नियमों के अभाव में निर्णय लेने की स्वतंत्रता प्रदान करती है, लेकिन हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि इसके परिणाम विपरीत नहीं हो, इसके परिणाम हमेशा सकारात्मक हो, ये हमें ध्यान रखना चाहिए। तो ये हो गई अंतरात्मा, व्यक्ति का जो मार्गदर्शन है वो किस तरह करती है। नेक्स्ट है कि शासन में उच्च मूल्यों को समझाइए। तो ईमानदारी, सत्यनिष्ठा, निष्पक्षता, ये सारी डेफिनेशन मैंने आपको पहले लिखा चुकी हैं ना, पेपर 4 की यूनिट 1, यूनिट 2 में हमने इतनी सारी यूनिट करी है, बहुत सारी डेफिनेशन हमारी निकल चुकी हैं, और ये सारी डेफिनेशन मैंने आपको वहाँ लेक्चर्स में कंप्लीट कराई है। तो यहाँ इनको लिखने का कोई महत्व नहीं है दोबारा, क्योंकि सेम चीज़ हमें याद करनी है, बार बार लिखने से कोई मतलब नहीं है। न्याय,
तटस्थता, पारदर्शिता, उत्तरदायित्व। अब देखो 3 मार्कर में आ जाए तो भी कम नहीं है, 5 मार्कर में आए तो भी कम नहीं है। उच्च मूल्य, एक मूल्यों की डेफिनेशन लिख देना कि भाई मूल्य क्या होते हैं और इनमें से कोई 3 या 4 कुछ भी नाम लिख देना, हो गया आपका 3 मार्कर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है कि नैतिक तर्क क्या है। तो मानव जीवन, एक सेकंड, नैतिक तर्क क्या है कि मानव जीवन के लिए सही और गलत के संदर्भ में उपयुक्त नैतिक विकल्पों का विकास। तो नैतिक तर्क क्या है कि सही क्या है और गलत क्या है। तो सही और गलत के संदर्भ में उपयुक्त नैतिक विकल्पों का विकास ही नैतिक तर्क है। उदाहरण, यदि किसी एक व्यक्ति को मारने से कई लोगों की जान बचती है तो ऐसे में उस व्यक्ति को, अब देखो यार एक चीज़ है, जैसे वो आतंकवादी वाली चीज़ होती थी ना, एक मूवी आपने देखी होगी कि भाई एक आतंकवादी को फांसी दी जा रही, क्यों दी जा रही है कि अगर उसे फांसी दी गई तो शायद ज़्यादा सही होगा कि अदरवाइज़ वो 100 लोगों की, 200 लोगों की कल को जान ले लेगा। तो उससे तो ज़्यादा सही है कि भाई इसको मारना ज़्यादा उचित है, इसको फांसी देना ज़्यादा उचित है, कम से कम 100 लोगों की जान तो बचेगी, है ना। तो उस तरह से इसे बोलते हैं नैतिक दुविधा, यानी कि नैतिक तर्क। तो एक व्यक्ति को मानना ठीक है, ये एग्जाम्पल दे दिया यार। बहुत शानदार क्वेश्चन है, बहुत शानदार डेफिनेशन है, बहुत शानदार एग्जाम है। 3 मार्कर के हिसाब से आपको अच्छे नंबर मिलेंगे, कहीं कुछ गलत नहीं होगा, आराम से याद कर लो। बहुत शानदार आंसर बनाया है। नैतिक तर्क के 3 घटक होते हैं, आधार, अनुमान और निष्कर्ष। लोग सही और गलत के बारे में क्या सोचते हैं, यही नैतिक तर्क है। नेक्स्ट आपका आता है कि नैतिक दुविधा क्या है। तो नैतिक दुविधा ऐसी जटिल परिस्थितियाँ जिसमें अधिक में से, अब बहुत सारी चीज़ें हैं, यानी कि मैनी में से कोई एक चुनना है। तो ऐसी जटिल परिस्थितियाँ जिसमें बहुत सारे अधिक में से एक को चुनना हो तो हमें नैतिक दुविधा हो जाती है, और सारे ही सही हैं, है ना। अधिक में से मतलब जैसे कि लाइक हाँ फैमिली मेम्बर्स हैं। अब जैसे छोटे बच्चे से पूछते हैं ना, बेटा कौन अच्छा लगता है तुम्हें, मम्मी अच्छी लगती है, पापा अच्छे लगते हैं। अब यार दोनों ही अच्छी हैं ना, मम्मी भी अच्छी हैं, पापा भी अच्छी हैं। तो बच्चा ये चीज़ का ये नैतिक दुविधा है। तो नैतिक दुविधा में फंस गया कि अब वो किसका पता है कि कौन उसे अच्छा लगता है। दादी अच्छी लगती हैं, दादा अच्छे लगते हैं, तो भाई दोनों अच्छे लगते हैं, मैं तो किसी को नहीं दूर जाना चाहता। तो एक वही चीज़ है नैतिक दुविधा। तो दोनों में से किसी एक को चुनना, किसी एक को चुनने पर अन्य सुनीति का उल्लंघन हो जाता है। निर्णय में 2 या 2 से अधिक मतों का टकराव हो जाता है, इसे बोलते हैं हम नैतिक दुविधा। तो नैतिक दुविधा नैतिक कार्यों का एक में बाधाएं। अब देखो नैतिक दुविधा हो गई। अब एक क्वेश्चन आता है, एक बार ये मेंस में आ चुका है, इसलिए मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है कि नैतिक जो कार्य होते हैं, हम जो नैतिक कार्य करते हैं, सत्यनिष्ठा, उत्तरदायित्व निभाना, ये सब कार्य हम करने तो लगेंगे, नैतिक रूप से अच्छे हैं, लेकिन इनमें दुविधाएं क्या आती हैं, बाधाएं क्या आती हैं जब हम, क्योंकि हम इनको कर नहीं पाते। तो अज्ञानता, सबसे पहले हमें उनकी नॉलेज नहीं है, हमें जागरूकता नहीं है, हमें पता ही नहीं है उनका। रूढ़िवादिता, हमारी रूढ़िवादिता, हमारा पूर्वाग्रह, जो हमारे मन में पहले से धारणा बनी हुई है, वो हमें उन नैतिक मूल्यों को करने से रोकता है। और एक होता है भावनात्मक अतिरेक। ये सारी जो चीज़ें हैं नैतिक बाधाओं के अंतर्गत आती हैं, जो हमें हमारे नैतिक मूल्यों को पूरा करने से रोकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नैतिकता की विशेषताओं को समझाइए। तो आंतरिक नैतिकता की विशेषता, नैतिकता क्या है, नैतिकता एक आंतरिक पक्ष है जिसका पालन व्यक्ति अपनी स्वेच्छा से करता है। नैतिक मूल्य विश्वासजनक होते हैं, लोगों को विश्वास होता है ना नैतिक मूल्यों पर। भाई अब मैं बोल रहा हूँ कि यार एक सेकंड, जैसे मैंने बोला कि किसी की हत्या करना पाप है, तो हाँ यार इस विश्वास सही है, मुझे सही बोल रहा है कि हत्या करना, किसी को मारना है तो पाप ही है। नैतिक मूल्य ना, विश्वास करता है इंसान इन चीज़ों पे। तो नैतिकता का संबंध किसी व्यक्ति के विवेक से है ना, और नैतिकता परिवर्तनशील होती है। तो ये हो गई नैतिकता की विशेषताएं। नेक्स्ट आपका आता है कि लोक प्रशासन का महत्व बताइए। तो लोक प्रशासन का महत्व क्या है, एक सेकंड, क्वेश्चन क्या है, लोक प्रशासन जो है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का क्या महत्व है, क्या उपयोगिता है, ये बताना है। तो लोक प्रशासन लोकतंत्र का प्रहरी है। लोकतंत्र का, डेमोक्रेसी का क्या है, प्रहरी है, लोकतंत्र का प्रहरी है। लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए, उत्तरदायित्व के लिए लोक प्रशासन जरूरी है, अच्छा प्रशासन जरूरी है। राष्ट्र की रक्षा के लिए, शांति बनाए रखने के लिए, लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखने के लिए प्रशासन जरूरी है। तो ये होता है लोक प्रशासन। अब ये क्वेश्चन अपने खत्म हो गए। तो ये मैंने जो स्लाइड कंप्लीट की है, ये स्लाइड कंप्लीट की है, मैक्स टू मैक्स 3 मार्कर। आप सिलेबस उठा के देख लो, वही टॉपिक इसमें कवर किए हैं जो सिलेबस में लिखे हैं, पूरे कवर किए हैं मैंने 3 मार्कर के रूप में, ठीक है। तो ये पेपर 4 का यूनिट 3 हमारी कंप्लीट हो रही है। जस्ट थोड़ी देर बाद ही यूनिट 4 को अपलोड कर रहा हूँ, पेपर 4 की यूनिट 4, ठीक है। तो अगर किसी ने पहले की वीडियो दोनों नहीं देखी, दोनों वो देख लो, ये देख लो, फिर 4th यूनिट आ जाएगी, उसको देख लो, हो गया काम। पेपर 4 कहीं से कहीं कोई दिक्कत नहीं करेगी, और जहाँ भी कोई दिक्कत होगी एक वीडियो हम और अच्छे से बना देंगे इसके ऊपर। अगर कुछ 1-2 क्वेश्चन कहीं कहीं रह गए होंगे तो वो सबको एक जगह कंपाइल करके 40-50 क्वेश्चन इधर उधर से बहुत मैक्स टू मैक्स डीप में जाके भी निकाल के एक वीडियो अलग से और बना दूंगा। तो 5 से 6 वीडियो में अपना ये पेपर 4 कंप्लीट हो रहा है। वीडियो भी ज़्यादा लंबी नहीं बनी है, 20 से 25 मिनट, 28 मिनट, 27 मिनट से मैक्स टू मैक्स है, इससे ज़्यादा बड़ी कोई वीडियो नहीं बनी है। और यूनिट हमने सारी कंप्लीट कर ली है, पेपर 4 पूरा कंप्लीट कर लिया है। अब पेपर 1 और पेपर 2 हम कंप्लीट करेंगे इसके बाद। थैंक यू, जय हिंद दोस्तों।